माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती। तो पहला आपका लक्ष्य जागृत युवा। कैसे युवा? सब मेरे साथ बोलेंगे, उत्तिष्ठत जागृत, उत्तिष्ठत जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, क्षरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति यो जागारः तमुरिचः कामयन्ते यो जागारः तमु सामानयन्ति यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः यो जागारः तमुरिचः कामयन्ति। तो क्या है इसका अर्थ? जो जागा हुआ उसको सारी वेद की इच्छाओं का, सारी सृष्टि का पुण्य मिलता है। जागना भीतर से, अपने भीतर हो। कितना ज्ञान है पता है? कितना ज्ञान है बोलो? अपरिमित, अनलिमिटेड। लेकिन वो जागा हुआ नहीं है। खेत में तेल तो है, लेकिन सरसों बोनी पड़ेगी, नारियल बोना पड़ेगा, सूरजमुखी बोना पड़ेगा। जैसे खेत में दूध है, घी है, तेल है, उसमें साग सब्जियां हैं, अन्न के भंडार हैं, खेत में है। सारी चीज कहां से आती हैं? लेकिन वो खेत में दिखाई। ऐसे हमारे भीतर अनंत प्रज्ञा है, ज्ञान है, अनंत प्रेम और करुणा है, अनंत कर्म का सामर्थ्य है। तो हमको कैसे युवा तैयार करने हैं? जागृत युवा कैसे तैयार करने हैं? ये पहला लक्ष्य है, सामाजिक लक्ष्य युवा भारत का। ठीक है बहनों? कैसा भारत तैयार करना है? जागृत भारत, युवा भारत। ठीक है? जागृत युवक युवतियां। और फिर जागृत करके क्या करना है? उल्टे काम करने हैं कि सीधे? सीधे। तो सीधे काम क्या है? सीधे काम है योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का। आज सब युवक संकल्प लेकर के जाएंगे, हम योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को ही। एक भी पैसा देश का विदेश में। आप कोलगेट खरीदते हो, पेप्सोडेंट, लक्स, लाइफ बॉय, फेयर एंड लवली, कोका कोला, पेप्सी, कोई भी विदेशी चीज, एडिडास वाली, रेबान, और कौन सी घड़ी किसकी पहनते? रोबॉक का, रोलेक्स। फिर जूते रोबॉक के, लाइक के, नाइक के, एडिडास, ये सब न है। स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। हाजी शंकर। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के रचनात्मक काम करने हैं जागरूक होकर के। और काला धन लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, ये कुशासन, इस सबको मिटा करके भारत को विश्व की आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाए। ये रचनात्मक काम करना है। पहले जागृत युवा और दूसरे रचनात्मक युवा, रचनात्मक सृजनात्मक युवा। ठीक है ना? ऐसा ये दूसरा लक्ष्य हो गया। बात को कहने का तरीका है, पहला युवाओं को जागृत करना, उनके ज्ञान को, उनके प्रेम को, उनके शक्ति सामर्थ्य को। सब में है, लेकिन कैसा है? सोया हुआ है। दूसरा, उसको जगा करके एक रचनात्मक काम, आंदोलनात्मक काम में लगाना। और तीसरा काम क्या है? बिना संगठित हुए कोई विजय, वेद का आदेश है, सब बोलेंगे, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसे जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिति ही समानी समानम मंत्रम अभिमंत्रेव। सबको समान होना, एक सबका समान विचार है ना। तो सबको क्या करना है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर गांव, गली, मोहल्ला में युवकों को क्या करना है? युवतियों को क्या करना है? संगठित। और हर जगह भारत स्वाभिमान की इकाई बना दो। बस ये है हमारी फौज,
हाँ? हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे, अई फौज दयानंद वाली व्यवस्था कर दो खाली। अब युवा भारत के कार्यकर्ता जहां जहां से गुजरे, वहां वहां से पाप, अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार अपने आप मिटता जाए, ऐसा भारत। अच्छा, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। अब कुछ कुछ थोड़े बहुत प्रश्न रह गए, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, है ना। अब जब तक कि हरि बोल नहीं कर लेते इनको आनंद नहीं होता है पूरा। तो ऐसे बोलो कि मैं जैसा जीवन मैं जी रहा हूं, ये अच्छा जीवन है या बुरा जीवन। मैं शादी कर लेता, घर बसा लेता, चुन्नू मुन्नू खिलाता तो अच्छा था, या योगी बन गया तो अच्छा। योगी बन गया तो अच्छा। मैं घर में रहता तो अच्छा, या घर छोड़ के पूरी दुनिया में भारत का नाम कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, आपके यहां आ रहा हूं, और यदि घर में रहता तो घर वाले निकलने देती। अजी कहां जा रहे हो जी। इसका मतलब मैंने योगी होकर के ठीक निर्णय लिया कि गलत निर्णय। अच्छा, और फिर मैंने ये घर में रहता, गुरुकुल में रहता या हिमालय में रहता, वो ठीक था, या जो सेवा कर रहा हूं ये ठीक है। अच्छा, सेवा कर रहा हूं ये ठीक है। अच्छा, और मैंने ये पढ़ाई की, वेद शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, सब विषयों की पढ़ाई की, ये ठीक रहा, या अनपढ़ रहता तो ठीक रहता। अच्छा, तो मेरी तरह से आपको भी पढ़ना चाहिए कि नहीं। मेरी तरह से आपको भी ब्रह्मचारी रहना चाहिए कि नहीं। अच्छा, मैं करूं तो अच्छा और आप करो तो बुरा। देखो ये दोहरी बात नहीं चलेगी। बाबा रहे ब्रह्मचारी और शिष्य रहे ब्रह्मचारी, तो भ्रम में मत जियो। अच्छा बताओ, मेरे जीवन में खुशियां हैं या गम। आपने कभी मुझे दुखी देखा। तो आपको भी खुश रहना है या गम में रहना है। तो मेरे साथ क्यों नहीं आते हो। तो जो खुश रहना चाहते हैं उनको मेरी तरह से बनना है, मेरी तरह से पढ़ना है, मेरी तरह से सेवा करनी है। तो बोलो ये अच्छा रास्ता है या खराब। तो इस अच्छे रास्ते पर कितने आएंगे मेरे साथ। हाथ उठाओ। बोलो भारत माता की। ऐसा सुनो, आने में क्या है, आगे भी तो सुन लो। इस रास्ते में जो इस रास्ते में आएगा उसको शादी कराने को, उसको पत्नी, उसको पति, उसको विश्वपति मिलेगा सारी दुनिया का। बोले महाप्रभु जगन्नाथ की। सबको सेवा करनी है। कहां, जो जिसकी जैसी योग्यता है। एक तो अपने ही घर में रह के सेवा कर लेना, लेकिन जो मेरे साथ जाने वाले उनको मैं साथ में लेके जाऊंगा। हाँ, यहां से लेके ही जाऊंगा। हाँ हाँ। एक बोला बाबा जी अभी लेके जाओ, घर जाने के बाद तो वो बांध देंगे बेड़ियों पे, फिर आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। बोले एक दिन के लिए जाओ बाबा के पास, फिर चले आना। अब घर जाने की इच्छा हो रही है। अब इसका खड़ा हो जा। इसका 3 साल से इच्छा हो रही है। जब मेरे सामने आता है तो इच्छा होती है, फिर घर जाके बेड़ियां पकड़ लेती हैं कंधमाल से। अब तेरे को जाना ही नहीं है, ठीक है। अभी तेरा इसका, हाँ, माता को मैं आकाश मार्ग से समझा दूंगा।
सब समझे हुए क्या, माँ बाप का ना दिल ऐसे धक धक हो जाता है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो इनकी उम्र बहुत कच्ची है। अच्छा, मैं तो 15 साल का था तब मेरी माँ नहीं रोती होगी? 15 साल तक रोती रही। कितने साल तक? लेकिन आज उसके आंसू जो है वो खुशियों में तब्दील हो गए। वो कहती है, बेटा तूने बहुत अच्छा किया। आपकी भी मां ऐसे ही बोलेगी। हाँ, वक्त लगता है थोड़ा सा, तो सबको सेवा करनी है। लेकिन जिनको, तुम्हें कह रहा था मैंने क्या तैयारी की है, भगवान विश्वामित्र को रावण को मारना था, तो कितने युवक मांगे? 2। क्या नाम था? राम और लक्ष्मण। योगेश्वर भगवान कृष्ण को, एक कौरवों को सबको खत्म करना था, पापी हो गए थे सब, तो कितने लोगों को लिया? 5 पांडवों को लिया। नंद वंश का पाप बहुत बढ़ गया था, तो आचार्य चाणक्य ने कितने युवकों को लिया? 6 युवकों को लिया, और उसमें चंद्रगुप्त एक को आगे किया, बाकी उनके सेनापति और उसके साथ में लगाए। ठीक है। और जब देश में चारों तरफ घोर अंधेरा छाया था, लोग वेद से विमुख हो गए थे, ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास विधवा उनका के साथ में अन्याय और तमाम तरह से पूरे देश में पराधीनता छा गई थी, तब गुरु विरजानंद ने एक शिष्य को चुना। उसका नाम क्या था? महर्षि दयानंद। और सारे देश का अंधेरा मिटा दिया। जब रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि चारों ओर समाज के अंदर निराशा छाई हुई है और अपने सनातन धर्म के प्रति लोगों में आस्था नहीं रह गई है, तो किसका चुना? नरेंद्र को, और उसको बना दिया विवेकानंद बना दिया। ऐसे ही पूरे देश में हमने बहुत बार ये इतिहास करवट लेते बदलता देखा है। आज इस पूरे देश को बचाने के लिए एक तरफ हम हजारों युवक युवतियों को राष्ट्र धर्म की दीक्षा दे करके पूरे जीवन की आहुति उनकी राष्ट्र के लिए लगाना चाहते हैं, तो वहीं पर हजारों भाई बहन, लाखों कार्यकर्ता गांव गांव में, गली गली में, चारों ओर, और करोड़ों लोगों का समर्थन और करोड़ों लोगों का ये संगठन। इसलिए अब लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसमें कामयाब होंगे। आपको इसमें बड़ी भूमिका निभानी है। आप लोग जब यहां आते हो तो ऊर्जा से भर जाते हो, ऊपर से नीचे तक करंट, ऊपर से नीचे तक फुल बैटरी चार्ज, लेकिन बाहर जाते ही कुछ बैटरी के सिग्नल डाउन होने लगते हैं। तो ये बैटरी डिस्चार्ज सिग्नल पूरे रहने चाहिए। हाँ, बोले बाबा क्या करें, यहां आते हैं ना तो बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है ना, यहां आते हैं तो पूरे चार्ज हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक लिखा है, धर्माख्याने शमशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत सा सर्वदा यदि तिष्ठेत कौन मुच्येत बंधनात्। जब हम गुरु की सानिध्य में होते हैं ना, जब हमारा जीवन सत्य से भरा हुआ होता है, ज्ञान से, तो हमको लगता है ये सारा ज्ञान, ये सारी निराशा दूर भागती है और हमको बड़े से बड़ा काम भी आसान लगने लगता है। और जब निराशा आ जाती है जीवन में, कुंठा आ जाती है जीवन में, प्रमाद आ जाता है जीवन में, तब हमको लगता है कैसे बदलेगा जमाना, कैसे बदलेंगे खुद को, अपने भीतर की दुर्बलताएं, कमजोरियां, ये सब आगे आने लगती है। तो हटाओ इन सबको। हाँ, तो अब निष्कर्ष के रूप में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अब नोट करो क्या क्या काम करना है। सबसे पहले जो सेवाव्रती बनना चाहते हैं उनको 19 तारीख को हरिद्वार पहुंचना है। जो पूरे जीवन की आहुति, जो 10वीं 12वीं पास हैं उनको फिर पढ़ाएंगे 7 साल तक, और जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको 2-3 साल पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उनको बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। ठीक है, एक तो जो सेवाव्रती हैं उनको कब पहुंचना है? हरिद्वार 19 जुलाई को। 22 जुलाई से गुरु पूर्णिमा होगी, तो 2 दिन पहले उनको थोड़ा दीक्षा आदि देंगे, उपवास आदि करवाएंगे, और फिर उनको दीक्षा देंगे गुरु पूर्णिमा पर। ठीक है, हाँ, गुरु पूर्णिमा 22 जुलाई की है। ठीक है, एक दूसरा काम, और इस पहले काम के लिए तैयारी करनी है। हाँ, अभी से जाकर के रिजर्वेशन आदि करा देना, और इच्छा ना हो तो भी आ जाना। कभी कभी बीच में ना उल्टे उल्टे विचार आ जाते हैं। अच्छे काम इच्छा ना होने पर भी करना, और बुरे काम इच्छा होने पर भी नहीं करना।
अगली बात यह है कि अब इन बेईमानों का राज खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संगठन को विस्तार देना पड़ेगा। तो संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता, जिसके लिए आपको बुलाया है यहां सबको, जो हरिद्वार जाएंगे उनको तो बड़ा काम करना है। किसकी तरह? मेरी तरह, आचार्य बालकृष्ण जी की तरह। ये तो मैं खुद बैठा हूं ना, इसलिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। महर्षि दयानंद की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह, महापुरुषों ने जो काम किया वो सब आपको करना है। तो हरिद्वार जो नहीं जा पाएंगे उनको क्या करना है? फिर यहां संगठन का विस्तार। कहां कहां तक? बूथ लेवल तक। 1 बूथ 11 यूथ, ये हमारा टारगेट है। 1 बूथ 11 यूथ। संगठन का विस्तार, संगठन की मजबूती, समन्वय, समीक्षा। अब संगठन में 4-5 बातें लिखो। ये थोड़े यही अब ये बैठक का निष्कर्ष निकल रहा है, निचोड़ है ना। संगठन में क्या क्या करना है? एक तो संगठन का निर्माण, कहां तक? पहले वार्ड और प्रखंड तक, और बाद में गांव और बूथ तक। ठीक है, 4 स्तर हो गए। 4 स्तर हो गए, वार्ड, बूथ, प्रखंड, गांव, पंचायत या गांव, कुछ भी बोलो है ना। कहीं प्रखंड बोलते हैं, कहीं पंचायत बोलते हैं, तो हमने उसको प्रखंड नाम दिया पूरे देश में। प्रखंड प्रभारी, ग्राम प्रभारी, वार्ड प्रभारी, बूथ प्रभारी, वहां तक। अभी क्योंकि जिले और तहसील प्रभारी तो बन गए हैं हमारे, तो संगठन का निर्माण सबसे पहला काम होता है संगठन का। दूसरा प्रशिक्षण, फिर उनको प्रशिक्षित करना। ये सभी लोगों को करना है। जो हरिद्वार नहीं जा पा रहे उनको यहां पर भी करना है। हरिद्वार जा पाएंगे, ये सबसे पहली प्राथमिकता है ना। फिर दूसरा, ये यहां पर पहला काम बताया संगठन का निर्माण, विस्तार जो भी है, संगठन का निर्माण। दूसरा प्रशिक्षण है ना, उनको ट्रेनिंग देना। जैसे आपको मैंने ट्रेनिंग दी है ना, ऐसे ही ये वैदिक शिक्षा से ट्रेनिंग देना, ये भारत स्वाभिमान का पत्रक दे रहे हैं, ये इतना तो मिल गया है ना सबको, बहुत है। बाकी मेरे से सीख लिया आपने, वो सब बताना। फिर ये हमारे सपनों का भारत पुस्तक मिल जाएगी बाद में आपको। ऐसी जीवन दर्शन पुस्तक ये सब मिलती है ना आपको यहाँ से। इनसे फिर और संगठन के बारे में जानकारी है तो संगठन कार्य पद्धति, ये आपको वरिष्ठों को मिल जाएगी सबको, है ना। ये हमने करोड़ों की संख्या में छपवाई है। कितनी? फिर ये जो टी शर्ट है ना, ये खाली बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को देना। हाँ, कोई युवा भारत की टी शर्ट पहन रखी है और सिगरेट पी रहा है, कोई युवा भारत की टी शर्ट पहन रखी है और ठेके पर दारू खरीद रखा है, पीछे लिखा हुआ है भारत युवा भारत सेवा संघर्ष और निर्माण। ऐसा काम तो आप लोगों को इसको बहुत ध्यान से बांटना है, ठीक है। खैर अभी तो पूर्ति पड़ गई होगी ना यहां तो। हाँ सुनो अगली बात। तो संगठन का निर्माण, दूसरा क्या बोला? प्रशिक्षण। तीसरा फिर काम रचनात्मक और आंदोलनात्मक सेवा, ये काम है ना। रचनात्मक कामों में सबसे बड़ा काम है, अब चौथा काम लिखो इसमें, रचनात्मक और आंदोलनात्मक। जो भी जिससे भी देश का भला हो सब काम करने अपने को, लेकिन इसमें योग का काम सबको करना है। सबको योग का काम करना है। युवा योग और खेल दोनों करेंगे। योग की कक्षा और युवाओं को योग प्लस खेल, खेल कूद, दौड़ है, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी है ना। तो युवाओं को क्या, सबको तो योग की कक्षा लगानी है। आज तक जितना भी संगठन खड़ा हुआ है, किससे खड़ा हुआ है? हमारे सारे काम का आधार लिखो, अपने सारे इस संगठन का आधार क्या है? योग, अध्यात्म। हमारे जीवन के भी निर्माण का आधार क्या है? योग, अध्यात्म, है ना। तो सबको एक काम सबको करना है सेवा का। योग सेवा से राष्ट्र, मानव सेवा, राष्ट्र सेवा। सबको क्या करना है? योग सेवा से मानव सेवा, राष्ट्र सेवा। युवा भारत के भी 3 लक्ष्य बताए ना, सामाजिक लक्ष्य, जागृत युवा, रचनात्मक युवा और संगठित युवा। 3 शब्दों में वो है ना, है ना। तो ये आपको ये तो सब काम करने ही है।
लेकिन इसमें ये योग वाला काम, इसमें कोई कमी। अब अगला बिंदु, एक बिंदु तो बताया सेवावृत्ति वाला, दूसरा बताया संगठन वाला। अब तीसरा काम रिकॉर्ड। तीसरा काम क्या है? रिकॉर्ड, डेटा मेंटेन करना। हाँ, तीन काम सबके लिए जरूरी है। पहला काम सेवावृत्ति वाला बताया आपको, दूसरा काम किसका बताया? संगठन का, और तीसरा काम डेटा रिकॉर्ड है ना, डेटा का रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्ड मेंटेन किसका करना है? जो भी संगठन से जुड़ेगा उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल, ये सब। अब आप जिसको भी वार्ड प्रभारी, प्रखंड प्रभारी, बूथ प्रभारी, गांव प्रभारी बनाएंगे, उसका नाम पता सब होगा, तो ही तो उसके साथ संपर्क करेंगे। संगठन बिना संपर्क के, बिना संवाद के, बिना ट्रेनिंग के, बिना बातचीत के, बिना प्रेम के वो नहीं चलता आगे, है ना। तो ये सबका रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करना, डेटा को मेंटेन करना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना। डेटा बोलो रिकॉर्ड बोलो एक ही बात है। तो सबको सारा डेटा रिकॉर्ड इसको मेंटेन करना है। इसके लिए पूरी तैयारी करके रखें, नहीं तो इन बेईमानों से हम नहीं लड़ पाएंगे। इनसे लड़ने के लिए अपनी ताकत उतनी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात ये बताई। चौथी बात, संगठन को मजबूत बनाने के लिए 4 तत्व हैं। संगठन के मजबूत बनाने के संगठन के 4 तत्व हैं। संगठन के विस्तार के, उसको मजबूत बनाने के, आगे बढ़ाने के, उसको ताकत देने के। एक, प्रेम और कृतज्ञता। 2 तत्व लिखे, प्रेम और कृतज्ञता। क्या लिखा बोलो? और दूसरा समझदारी और जिम्मेदारी। समझदारी व जिम्मेदारी। सबको आपस में कैसे काम करना है? प्रेम से। किससे? ये पहले 2 भाव हैं, प्रेम और कृतज्ञता का भाव, और समझदारी और जिम्मेदारी से काम करना है। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। सारे ब्रह्मांड के प्रति, भगवान के प्रति, सारे अस्तित्व ने हमारे अस्तित्व को बनाया है ना। तो ये इतनी गहराई होनी चाहिए अपने जीवन में। सबके प्रति किसका भाव? प्रेम का। सबके प्रति किसका भाव? दूसरा, प्रेम। अपना ही रूप देखेंगे तो सबसे क्या होगा? मैं सबके लिए काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूं, सबको प्रेम करता हूं, इसलिए सबको कैसा देखना चाहता हूं? सुखी देखना चाहता हूं, खुश देखना चाहता हूं, सबकी जिंदगी में ऊंचाई देखना चाहता हूं, है ना। तो सबके प्रति कैसा भाव? प्रेम और सब। तो फिर आपस में कोई झगड़ा, आपस में वाद विवाद, फिर एक दूसरे को, ये सबके लिए जरूरी है। मैं ऐसा ही करता हूं, इसलिए आप सबसे अपेक्षा करता हूं। नहीं तो आपस में क्या करते रहते हैं? स्वामी जी ने, उसने मेरा अपमान कर दिया, मैं काम नहीं करूंगी। मेरा तो लोग रोज अपमान करते हैं, फिर मैं भी रूस के बैठ जाऊं क्या? तो आपस में सबके प्रति कैसा भाव रखना है? प्रेम और कृतज्ञता का। और काम कैसे करना है? समझदारी और जो समझदार और जिम्मेदार नहीं है उन पर गुस्सा, उनको क्या बनाना? समझदार और बस, सारी शिकायत खत्म। वो कहते बाबा जी जुड़ते नहीं। मैंने कहा तू क्यों जुड़ा था भाई? बोले बाबा जी मैं तो इस आंदोलन में सच्चाई है, इस आंदोलन में प्रामाणिकता, इस आंदोलन से देश को बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसे ही सबको बताओ ना। बोले बाबा जी समझते ही नहीं, समझाओ ना। बोले बाबा जी लोग अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते। अरे जिम्मेदारी तुम कैसे पालन कर रहे हो? ऐसे दूसरा भी करेगा। हमारा समझाने का तरीका कैसा होना चाहिए? प्रेम पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक, ऐसा भाव से समझाए, है ना। तो फिर सब समझेंगे, सब जुड़ेंगे। ऐसा मत सोचो। हा? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, है ना। तो
ये चौथी बात बताइए आज की बैठक का निष्कर्ष सार। फिर अगली बात कुछ प्रश्न है, संगठन वाली एक दो बातें और बता देता हूं। 5 बात बता करके 5वीं बात संगठन की ये है कि ये जो सेवाव्रती वाला काम है ये तो तुरंत करना है। संगठन का काम कितने दिनों में करना है, टारगेट, समय, ये तो 4 बातें बताई ना। 5वीं बात इसके बाद बता रहा हूं। सेवाव्रती वाला काम तुरंत, कहां आना है, तारीख क्या है। संगठन का काम कितने दिन में पूरा कर लोगे, बूथ लेवल तक, 2 महीना, 6 महीने में तो दुनिया बदल जाएगी। काम करोगे तो 2-3 महीने में हो जाएगा, है ना। 2-3 माह में पूरा कर लेना। फिर ट्रेनिंग भी तो देनी है उसको, पहले निर्माण तो करो फिर ट्रेनिंग चलेगी। ये इसके 2-3 चरण होते हैं ना, कभी काम एक चरण में नहीं हो जाता, 2-3 चरण चलेंगे। पहले संगठन का निर्माण होगा, फिर उसमें प्रशिक्षण होगा, फिर सेवा शुरू होगी, फिर उनमें गंभीरता आएगी धीरे धीरे। आप लोग भी तो कितने दिन हो गए मुझे आप लोगों को डंडा मार मार के समझा रहा हूं इतने दिनों से, हैं? फिर डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जिसको भी संगठन में जोड़े ना, तुरंत डेटा रिकॉर्ड वाला काम कब करना है, तुरंत कर वाला काम है। चौथा काम, संगठन के 4 तत्व, इनको प्रतिपल जीना है। इनको कैसे जीना है, प्रतिपल जीना है। और सबके लिए, सब कार्यकर्ताओं के लिए 5 मर्यादाएं बताइए, सुन लो सब। 5वीं बात, सब इसमें सब आ जाएगा। 5 मर्यादाओं को सबको पालन करना है। इसमें लिखी है 5 मर्यादाएं, निकालो, ये सब पुस्तक है ना, 8 पेज के ऊपर। सफल, सार्थक, सुखी, समृद्ध जीवन जीने हेतु भारतीय जीवन पद्धति, मानवीय जीवन का सिद्धांत। एक तो हमारा ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये हमारा लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन है, जीवन का सिद्धांत, संविधान है ये हमारा। तो ये 5 व्रतों का सबको पालन करना है। 5वीं बात क्या बताई आज की, 5 व्रतों का सबको क्या करना है, पालन करना है। ये बातें सबके भीतर गहरी बैठ जानी चाहिए, है ना। हम यहां अपने युवा भारत के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनको टारगेट दिया था कि आपको अब एक बड़ी भूमिका निभाना है, और युवा भारत की ये जुलाई का महीना, ये गुरु माह है, गुरु मंथ। क्या है ये, गुरु मंथ चल रहा है, गुरु माह चल रहा है। और इस गुरु महीने में, इस गुरु माह में पूरे युवा भारत संगठन का एक बड़े रूप में अभ्युदय हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है जितने भी देश के अंदर युवा संगठन है, उसमें युवा भारत सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा, एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और आप इस युवाओं को एक बड़ा काम करना है। सारे हमारे कार्यकर्ता, भाई सुधांशु जी से लेकर के हमारे सेवाव्रती भाइयों से, जिनका मैंने अभी बोला, प्रदीप जी, भाई कुलदीप जी और मनोहर जी आदि, और हमारे आचार्य सुदर्शन जी, सभी बहुत श्रद्धा से, बहुत निष्ठा से, प्रामाणिकता से इस अनुष्ठान में लगे हैं। भाई सुधांशु जी, जिनको पहले ही दिन से राज्य से लेकर के दूसरे राज्यों का भी जहां जहां दायित्व दिया, उसको प्रामाणिकता से निभाया है। एक बार भाई सुधांशु जी को भी बहुत आशीर्वाद है। और हमारे राज्य कार्यकारिणी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता भाई बहन, जो बहुत ही ऊर्जा से इस काम में लगे हैं। मैं एक एक को नाम करके यहां से संबोधित करना चाहूंगा, और वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक बार सबसे परिचय भी हो जाएगा हमारे युवा कार्यकर्ताओं से भी। भाई हमारे पृथ्वीराज प्रधान जी, जो बहुत ही ऊर्जावान है और लगे हुए हैं श्रद्धा से, बाईं तरफ खड़े हैं। एक बार सबकी ओर से अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम के आज के व्यवस्था में भी बड़ी भूमिका उनकी रही है। हम जो है इस पूरे होटल के, जो मेफेयर होटल है, और पूरा ये यहाँ के सब कार्यकर्ता हमारे सब यहाँ कई वर्षों तक लगातार योग की कक्षा चलती रही है। और भाई
और अभी भी चल रही है निरंतर। और इसके जो मालिक हैं हमारे भाई दिलीप राय जी, उनका भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। दिलीप राय जी पूरा मेफेयर का पूरा प्रबंधन, ये सारी सेवाएं पिछले करीब 7 सालों से मेफेयर की ओर से निशुल्क प्रदान की जा रही है। और वो भी आपकी तरह ही, भाई दिलीप जी भी आपकी तरह ही एक बहुत आदर्श कार्य करता है कि स्वामी जी ये तो मेरा ही काम है, सबका सामूहिक काम है। भाई कपिल टोंक जी जो हमारे बहुत ही पुराने और बहुत आदर्श कार्यकर्ता, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। भाई सोमनाथ पात्रा जी जो बहुत ही ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, भाई उनको भी खूब खूब आशीर्वाद है। और हमारे भाई बेलाल सेन जी जो बहुत ही ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही हमारे पराक्रमी भाई हैं। और अंबिका रंजन पाणिग्रही जी, वो भी बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। और नयन रंजन दास जी, वो पीछे हमारे, वो भी एकदम फकीर है, पूरा लगा रहता है रात दिन। बहुत बहुत आशीर्वाद, तालियां तो जोरदार बजा। और राधा माधव हमारे वहीदार जी, उनको भी खूब आशीर्वाद है। जहां भी होंगे वहीं तक आपका अभिनंदन पहुंच जाएगा। पतंजलि योगपीठ ने उत्तराखंड आपदा पीड़ित निराश्रित महिलाओं के स्वावलंबन और अनाथ बच्चों के आवास, भोजन एवं शिक्षा के लिए एक बड़ा प्रकल्प शुरू करने के लिए गुप्तकाशी व केदारनाथ के बीच नारायण कोठी नामक स्थान पर एक बड़ा भवन ले लिया है। इस केंद्र से आपदा से प्रभावित असहाय बेबस ग्रामीणों के लिए भोजन, वस्त्र एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 1 जुलाई को गुप्तकाशी के समीप स्थित नारायण कुटी में इस सेवा प्रकल्प को विधिवत उद्घाटन के साथ प्रारंभ किया जाएगा। इस आपदा की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में जिन्होंने भी मदद की है, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आह्वान करता हूं कि अभी और आपके बड़े सहयोग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आखिर जो बच्चे अनाथ हुए हैं वह अपने होते, अपने परिजनों के होते, अपने ही स्वजनों के होते, और जो आज बेटियां इसमें विधवा हुई हैं वो अपने घर की बेटियां होती, वो मेरी बहन होती, तो मैं क्या करता। हम इसी भाव से इसमें आगे एक बड़े अनुष्ठान को अंजाम देने वाले हैं और उसमें आपका बड़ा सहयोग हमें अपेक्षित रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से पहले दिन से लेकर के आज तक आपने हाथ आगे बढ़ाए, आगे भी आपका साथ रहेगा। आप और हम सब मिल करके उन पीड़ितों की सेवा में जरूर एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। जब जब देश, धर्म व संस्कृति पर कोई संकट आया है तो हर देवासुर संग्राम व धर्म युद्ध में युवाओं ने अपना धर्म निभाया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, आचार्य चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, शंकराचार्य आदि सभी ऋषि मुनि व अधिकांश क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं युवा ही थे। आज भी भारत माता संकट में है और टूटते टूटते अखंड भारत खंड खंड हो गया है और देश पर माफियों का अधिकांशतः राज कायम हो गया है। एक तरफ जहां चारों तरफ भ्रष्टाचार व घोटालों का बोलबाला है, वहीं दूसरी तरफ देश की आम जनता महंगाई, बेरोजगारी व गरीबी से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। देश व दुनिया के शीर्ष अर्थशास्त्रियों एवं GFI, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टैक्स जस्टिस नेटवर्क व वर्ल्ड बैंक आदि सभी संस्थाओं का मानना है कि देश का कम से कम 400 लाख करोड़ से 1000 लाख करोड़ काला धन के रूप में जमा है और अभी भी हर साल 10 लाख करोड़ रुपए बेईमान लोग लूट रहे हैं। इस धन पर 125 करोड़ भारतवासियों का बराबर का हक है। चंद बेईमान नेता, कुछ भ्रष्ट कॉरपोरेट्स व भ्रष्ट अधिकारियों ने सांठ-गांठ करके ये धन लूटा है। ये सोचकर कितना अच्छा लगता है कि जिस दिन 125 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी,
उस दिन भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी आदि से भी अधिक शक्तिशाली होगा तथा रुपए की कीमत डॉलर व पाउंड से अधिक होगी और काला धन वापस मिलने से एक एक गांव को 100 से 200 करोड़ व एक एक जिले को विकास के लिए 1-1 लाख करोड़ से अधिक धन मिलेगा। सबके लिए समान शिक्षा व चिकित्सा की व्यवस्था होगी। कृषि, उद्योग एवं सेवा आदि हर क्षेत्र में भारत विश्व का अग्रणी देश बनेगा। न तो देश में बेरोजगारी होगी, न ही गरीबी व महंगाई। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी बाधा है वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था। इस भ्रष्ट व्यवस्था के विदाई के बिना देश की भलाई संभव नहीं। देश को इस भ्रष्ट व्यवस्था व लूट तंग से मुक्ति दिलाने के लिए तथा बेईमानों का राज खत्म करके भारत को आर्थिक व आध्यात्मिक दृष्टि से परम वैभवशाली बनाकर विश्व की महाशक्ति व विश्व गुरु बनाने के लिए हम देशभक्त जागरूक युवा भाई बहनों को भारत स्वाभिमान की युवा इकाई युवा भारत संगठन से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में युवा भारत के कार्यकर्ताओं के लिए प्रांतीय स्तर पर 1 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर सत्ता परिवर्तन व व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आए। श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में आयोजित युवा भारत संगठन की आगामी प्रांतीय बैठकें 2 जुलाई मुजफ्फरपुर बिहार उत्तर एवं दक्षिण की संयुक्त बैठक, 4 जुलाई रांची झारखंड, 6 जुलाई भुवनेश्वर ओडिशा, 7 जुलाई रायपुर छत्तीसगढ़, 8 जुलाई नागपुर महाराष्ट्र पूर्व, 9 जुलाई पुणे महाराष्ट्र पश्चिम, 10 जुलाई रोहतक हरियाणा, 11 जुलाई जोधपुर राजस्थान पश्चिम, 12 जुलाई जयपुर राजस्थान पूर्व, 14 जुलाई भोपाल मध्य प्रदेश पूर्व एवं पश्चिम मध्य प्रदेश की संयुक्त बैठक, 15 जुलाई हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, 16 जुलाई प्रातः 7 से 10 बजे चंडीगढ़ एवं दोपहर नई दिल्ली, 17 जुलाई लखनऊ उत्तर प्रदेश मध्य, 18 जुलाई वाराणसी उत्तर प्रदेश पूर्व, 19 जुलाई हरिद्वार उत्तराखंड तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की संयुक्त बैठक। सभी बैठकों का समय दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। शेष राज्यों गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी व गोवा में संगठन के केंद्रीय प्रभारीगण डॉक्टर जयदीप आर्य जी, भाई राकेश जी, डॉक्टर सुमन बहन, स्वामी गणेशानंद जी तथा अन्य राज्य प्रभारियों के नेतृत्व में युवा भारत संगठन की बैठकें संपन्न होंगी।